नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक लोकतंत्र जिंदा है, जब तक यह देश लोकतंत्र में है, तब तक इस देश के अंदर जनता की आवाज जो है वो लगातार उठती रहेगी, जनता के साथ न्याय होता रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप चारों तरफ ये बात सुन भी रहे होंगे, हम भी कई बार बोल चुके हैं कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है ये पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया से हटकर आज डिजिटल मीडिया जो है वो बार बार ये बात का इशारा क्यों कर रहा है हमारी तरफ कि लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, लोकतंत्र का जो स्तर है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आप भी अभी आज की ही एक घटना मैं आपको बताता हूं, शेयर करता हूं, जिसको आप देखकर ये कहेंगे, आप जहां से भी इस वीडियो को देखेंगे, आपके हर एक एरिया के अंदर एक उम्मीदवार है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी हाल ही की एक घटना होती है। आज 1 बजे कैंडिडेट, कांग्रेस का एक कैंडिडेट है इंदौर के अंदर, अक्षय कांति बम उसका नाम, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देती है और उसके अपोजिट में भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनका नाम है शंकर लालवानी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भी टोटल 23 उम्मीदवार जो है वो नामांकन भरते हैं और 23 में से जो आज की डेट में उम्मीदवार हैं वो 19 उम्मीदवार बचे हैं। लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार ठीक आज 1 बजे, आज लास्ट डेट है नामांकन वापस लेने की, 3 बजे तक नामांकन वापस लेना था, 1 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचता है और अपना नामांकन जो है वो वापस ले लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ अभी अभी कुछ दिन पहले, लगभग 22 अप्रैल को सेम इंसिडेंट सूरत के अंदर भी हुआ। लेकिन अभी हम बात करते हैं इंदौर की। पूरी लॉबिंग की जाती है। कैलाश जो विजय वर्गीय जो है, भाजपा के नेता और मंत्री, बहुत सीनियर लीडर हैं, वो इसकी सारी लॉबिंग करते हैं। पहले हाईकमान को बताया जाता है कि हम इसको घेरेंगे व्यक्ति को, और होटल के अंदर मीटिंग सेटअप करते हैं। और उसके अंदर वहां के विधायक हैं, जो उसका नाम है रमेश मंदोला करके विधायक है, वो भी इन्वॉल्व होता है। होटल के अंदर मीटिंग होती है और आज नामांकन वापस ले लिया जाता है। वहीं पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त एमपी के, जीतू पटवारी, वो ये बोलते हैं कि जो कैंडिडेट है अक्षय कांति बम, इसके खिलाफ 17 साल पहले कोई मामला था, उसके अंदर कुछ दिन पहले ही 302 की धारा जो है, 302 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जो है वो बढ़वा दी जाती है उस केस में। मतलब 17 साल पुराना एक केस, उसके अंदर इस कैंडिडेट के खिलाफ 302 की धारा जो है वो बढ़वा दी जाती है। ऐसा आरोप जो है जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा लगाया गया है। लेकिन होटल के अंदर मीटिंग होना और फिर नॉमिनेशन वापस ले देना और साथ ही साथ ये अनाउंस कर देना कि मैं बीजेपी के अंदर शामिल हो रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी तरह का षड्यंत्र साफ तौर पर दिख रहा है? वहीं पर प्रशासन इस बारे में क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं इस बारे में क्या कर रही है? 22 अप्रैल को ही सूरत के अंदर भी इसी तरह की एक घटना होती है। सूरत के अंदर मुकेश दलाल जो है वो भाजपा से टिकट लेकर आते हैं। मुकेश दलाल सूरत से जब भाजपा के प्रत्याशी बनते हैं तो और 8 उम्मीदवार भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस का कैंडिडेट जो है, वो भी नॉमिनेशन भरते हैं। और नीलेश कुंभानी उनका नाम, जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो 3 गारंटर के साइन चाहिए होते हैं। मतलब जो प्रायोजित करते हैं कि हम इस कैंडिडेट को चुनाव लड़वाने के लिए प्रायोजित करते हैं, 3 कैंडिडेट के 3 लोगों के साइन होते हैं।
अचानक से 21 तारीख को 3 कैंडिडेट की वेरिफिकेशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बुलाता है। तीनों कैंडिडेट एक एफिडेविट के तहत ये बताते हैं, खुद नहीं पेश होते रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और एक एफिडेविट भेजते हैं तीनों के तीनों लोग, जो कि उस कैंडिडेट के रिश्तेदार भी हैं, नीलेश कुंभानी के। नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस से कैंडिडेट थे, उनके रिश्तेदार थे वो, और एक पार्टनर था। तो वो एफिडेविट भेजते हैं कांग्रेस के लीडर के हाथों, बीजेपी के लीडर के हाथों, सॉरी, और रिटर्निंग ऑफिसर को बोलते हैं कि ये हमारे जो भी साइन है वो फर्जी है। और जिसको देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर कांग्रेस कैंडिडेट का सूरत के लोकसभा क्षेत्र से उसका जो पर्चा है वो रद्द कर देता है। और बाकी बीएसपी का कैंडिडेट मिलाकर जो बाकी उम्मीदवार थे वो भी अपने जो नॉमिनेशन है वो वापस ले लेते हैं। और इस तरह से इस देश की लोकतंत्र के अंदर 543 सीटों की लोकसभा में पहला सांसद बिना किसी इलेक्शन के देश को मिल जाता है। सेम स्टोरी सूरत के अंदर होती है, होटल के अंदर लॉबिंग होती है। अब इसके अंदर रुपया दिया गया, इसके अंदर क्या किया गया, ये तो देखने की बात है, इसके कोई एविडेंसेस तो है नहीं। लेकिन जिस तरह की मीडिया के अंदर खबरें हैं कि जो व्यक्ति कांग्रेस से टिकट लेकर आता है और वो चुनाव के अंदर नॉमिनेशन भरता है और वो फिर अचानक उसके प्रायोजित लोग भी गायब हो जाते हैं और वो भी गायब हो जाता है। आज तक वो कैंडिडेट नीलेश कुंभानी जो है वो आज तक गायब है। क्या इनके बीच में सेटिंग होती है, ये एक अलग मामला है। सेम एक मामला आज फिर इंदौर लोकसभा से आता है, जिसके अंदर कांग्रेस का कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले लेता है और बीजेपी में शामिल हो जाता है। और अब बाकी 19 जो उम्मीदवार बचे हैं उन पर भी ट्राई की जा रही है कि वो भी अपना नॉमिनेशन लें और सूरत की तरह ही इंदौर की लोकसभा में भी निर्विरोध जो है भाजपा लोकसभा सीट जीत जाए। यह सोचने की बात है कि हर एक लोकसभा के अंदर वोटर का भी अपना एक हक है, उसको वोट देने का हक है। जिस तरह से ये पूरा का पूरा, इसको क्या कहें हम, इसको हम स्कैम नहीं कह सकते, इसको हम जिस तरह से मैनिपुलेशन की जा रही है लोकतंत्र के साथ, जिस तरह से चुनाव के जो वोटिंग देने के अधिकार को जनता से छीना जा रहा है, भाजपा जिस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर आई है, इससे यह साफ तौर पर पता लगता है कि कितनी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। देखिए, एक पत्रकार होने के नाते ना मैं पक्ष में हूं ना मैं विपक्ष में हूं, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि आज ही इंदौर के अंदर ऐसा मामला हुआ और कुछ दिन पहले सूरत के अंदर ऐसा मामला हुआ। तो क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है? तो फिर क्या ये मीडिया की जो भी डिजिटल मीडिया पर न्यूज घूम रही है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, देश को चाइना मॉडल पर धकेल दिया जाएगा, क्या फिर इन बातों के अंदर सच्चाई है? क्या भाजपा की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है या भूख इतनी बढ़ गई है सत्ता की कि वो साम दाम दंड भेद अपनाकर विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है? जिस तरह से पिछले कुछ समय में विपक्ष के लोगों को जेल में भेजा गया, विपक्ष के लोगों को ही अपनी पार्टी में ले लिया गया, जो भ्रष्ट लोग थे जिन पर आरोप लगा रही थी भाजपा, उनको अपनी पार्टी में, या तो हमारी पार्टी में आ जाओ। ये बात फिर कहीं ना कहीं सही लगती है कि वॉशिंग मशीन के अंदर, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाओ, धुल जाओगे, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश देने की तरह, अर्जुन की तरह पवित्र हो जाएगी। तो ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, क्या लोगों को समझ नहीं है? और क्या इस देश के लोगों को, इस लोकतंत्र, इस वोट तंत्र को बचाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या वहां की जनता को विरोध नहीं करना चाहिए था? क्या सूरत की जनता को सड़कों पर नहीं आना चाहिए था? और आज क्या इंदौर की जनता को सड़कों पर नहीं आना चाहिए? जैसे ही ऐसी न्यूज पढ़ते हैं तो मन के अंदर पूरी जो
क्या कहें कि मन के अंदर आग लग जाती है। मन के अंदर ये देखा नहीं जाता कि किस तरह से धन के बल पर, रुपए के बल पर, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने धन को एकत्रित कर लिया है, उसका इस्तेमाल इस तरह से विपक्ष पर किया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां आंखें बंद करके सो रही हैं, कान उनके बंद हैं, देखती वो कुछ है नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब संज्ञान लेने की मेरे ख्याल से जरूरत है। ऐसी मेरी ये पर्सनल राय है कि सुप्रीम कोर्ट को अब बीच में आना चाहिए और इन दोनों जगह पर इलेक्शन को रद्द करके और री इलेक्शन घोषित करना चाहिए, ऐसी मेरी समझ कहती है। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि वाकई ही क्या देश के अंदर इस तरह के जब एक्टिविटीज होती हैं जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जनता वोट देकर चुने। सर्वसहमति नाम की चीज ही क्या होती है? आपने मौका ही नहीं दिया, सेम प्ले फील्ड ही नहीं बनाया। किसी को ईडी के केस में फंसाते हैं, किसी को मर्डर के केस में फंसाने की कोशिश करते हैं, पीछे से इतना दबाव बना दिया जाता है। इलीगल तो भैया सारे के सारे नेता जो हैं प्रॉपर्टी इकट्ठी करे ही बैठे हैं। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की किसी भी लेवल पर जांच हो जाए तो 1000 गुना प्रॉपर्टी कांग्रेस वालों से, आम आदमी पार्टी वालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रॉपर्टी आज जांच करवा लो किसी भी एजेंसी से निष्पक्ष, तो 1000 गुना प्रॉपर्टी और संपत्ति भाजपा के नेताओं की मिलेगी। कहीं से मर्जी निष्पक्ष जांच करवा लो। आज हम देख रहे हैं जहां पर हम रहते हैं कि आज से 10 साल पहले भाजपा के नेताओं की आर्थिक स्थिति क्या थी और आज इनकी क्या है। सब बड़े बड़े होटल बनाए बैठे हैं, सब ने बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी हुई बैठी हैं। ऐसा सुनने में खूब पता लगता है। तो ये भ्रष्टाचार के मामले को छोड़कर निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए और देश की जनता को मौका तो मिलना चाहिए कि वो वोट दे। देश की जनता को वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा, अगर प्रतिनिधि चुनने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर इस इलेक्शन का मतलब ही क्या है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस छोटे से माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वो इन दोनों चुनावों को रद्द करके इंदौर और सूरत के और यहां पर री इलेक्शन करवाए, ऐसी प्रार्थना है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा करें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।